सो हेलो एवरीवन, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री के प्रीलिम्स सीरीज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अकबर का आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, अकबर का मनसबदारी सिस्टम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं बार बार कमेंट सेक्शन में और इधर उधर अपने जब भी स्टूडेंट से बात करता हूं तो वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मनसबदारी सिस्टम था क्या, किस तरीके से काम करता था। तो ऑन डिमांड ये लेक्चर मैंने बनाया है ताकि मैं मनसबदारी सिस्टम को पूरी तरीके से आप तक एक्सप्लेन कर सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आईएएस सोशल के चैनल पर। और ये जो चैनल है वो यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड है। ये क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है। लेक्चर के का जो हैंडआउट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, एवरीथिंग इज फॉर फ्री फॉर यू एंड ऑलवेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भाई मिलिट्री, पहले मनसबदारी सिस्टम समझने से पहले जरूरी है कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का होता था पुराने समय में। तो देखो, दो तरीके के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन होते थे। पहला तो यह है कि भाई किंग सोल्जर्स को डायरेक्ट रिक्रूट करे, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूट करे, ठीक है। और इस सेना को बोलते थे स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी कि भाई जितनी भी जनता है, जितनी भी सेना है, उसको रिक्रूट करने का काम राजा खुद करे और इनकी जो सैलरी है वो राजा खुद दे, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका ये है कि भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जगह पे आप जो नोबल्स हैं, ठीक है, नोबल्स जैसे कुछ जागीरदार हो गए, ठीक है, जागीरदार हो गए या जमींदार हो गए, ऐसे लोगों को या तो सैलरी दे दे, ठीक है, सैलरी दे दे, या तो कोई जमीन दे दे, और उसके बदले में राजा डिमांड करे कि भैया आपको एक स्मॉल प्लाटून, स्मॉल बटालियन आपको मेंटेन करके रखनी, ठीक है, स्मॉल बटालियन आपको मेंटेन करने की जरूरत है। तो एक तो पहला सिस्टम यह है कि भाई राजा खुद ही डायरेक्ट सेना को रिक्रूट करेगा, सेना के जितने भी सैनिक होंगे वो डायरेक्ट राजा के अपॉइंटेड होंगे, ठीक है। दूसरा है कि भाई राजा इस तरीके का कोई नोबल, जागीरदार या जमींदार, उसको दे दे, उसको जिम्मेदारी दे दे कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम छोटी बटालियन अपने अंडर में मेंटेन करके रखोगे और उनकी सैलरी देना, उनका रख रखाव, एवरीथिंग विल बी मैनेज बाई यू। एंड वेन एवर इन द टाइम ऑफ वॉर आई विल आस्क, तो तुम क्या करोगे कि वो सेना की टुकड़ी राजा के सपोर्ट में युद्ध के मैदान में भेजोगे, ठीक है, युद्ध के मैदान में भेजोगे। अब ये दो सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स है, उसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, पहले ये वाला जो सिस्टम है, अगर हम इसके पॉजिटिव्स की बात करें, ठीक है, इसके अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो पहली बात तो यह है कि भाई अगर पूरी सेना एक साथ रहेगी, ठीक है, पूरी सेना एक साथ रहेगी, साथ में उठेंगे, बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन प्लस कोऑपरेशन बढ़िया होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये है कि इनकी जो राजा के प्रति लॉयल्टी है वो बेहतर होगी। लेकिन इस सिस्टम के नेगेटिव एस्पेक्ट भी थे कि सपोज अगर मान लो कि देयर इज नो वॉर फॉर 4 इयर्स, 4 साल तक कोई लड़ाई नहीं है, तो उनको सैलरी देना राजा को देनी पड़ेगी, जैसे काफी ज्यादा राज्य के ऊपर बोझ आ सकता है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर बहुत सारे सैनिक एक साथ रहेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री मिलिट्री कू हो जाए, मिलिट्री कू हो जाए। या ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई जो सेनापति है, जो जनरल है, वो राजा से ज्यादा ताकतवर हो जाए, फिर राजा को मरवा के कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद राजगद्दी पर बैठ जाए। तो ये इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, ठीक है। और अगर हम इस दूसरे सिस्टम की बात करें, तो दूसरे सिस्टम में अगर हम देखें तो दूसरे सिस्टम की अगर हम पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव में यह है कि भाई सेना जो है डिसेंट्रलाइज्ड रहेगी, डिसेंट्रलाइज्ड रहेगी, ठीक है, पहले पॉजिटिव। दूसरी चीज यह है कि भाई मिलिट्री डिक्टेटरशिप या कू होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। तीसरी चीज यह है कि सैलरी सैलरी देने का की जो जिम्मेदारी है वो राजा की नहीं होगी, वो वहाँ के जो लोकल लॉर्ड्स हैं, जो जागीरदार या जमींदार हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी उन सैनिकों की सैलरी देने की। लेकिन नेगेटिव ये है कि भाई इनकी लॉयल्टी जो है किंग के लिए ना होकर उनके खुद के जो वेसल थे, जो बेसिकली जो फ्यूडल लॉर्ड थे, क्योंकि इस सिस्टम में जो किंग है ही इज ओवरलॉर्ड, ओवरलॉर्ड।
और जो जमींदार और जागीरदार हैं दे बिकेम लॉर्ड। तो हो सकता है कि इनकी जो लॉयल्टी है वो अपने इमीडिएट जिसने उनको रखा है, नौकरी दे रहा है, जो सैलरी दे रहा है, उसके प्रति ज्यादा हो। फिर कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन की समस्या हो, कोऑर्डिनेशन प्लस कॉपरेशन की, क्योंकि युद्ध के समय में अगर मान लीजिए कि अलग अलग जगहों से सैनिक आ रहे हैं जिन्होंने कभी एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिले हैं, और वो उनको युद्ध करने के दे दिया जाए एक साथ, तो उनके बीच में इस तरीके के तालमेल की कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से जो उनकी मारक क्षमता है उस सेना की वो काफी हद तक कमजोर हो सकती है, काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स थे। ठीक है, तो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए अकबर ने इंट्रोड्यूस किया मनसबदारी सिस्टम। और ये याद रखने वाली बात है कि ये कोई अकबर का इन्वेंशन नहीं था। ऐसा नहीं है कि अकबर ने ये सिस्टम इन्वेंट किया था, जबकि ये सिस्टम जो है सेंट्रल एशिया में बहुत समय से ये सिस्टम चल रहा था। उसको बस इंट्रोड्यूस इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का काम जो है अकबर ने किया था। अब चलिए देखते हैं कि मनसबदारी है क्या। ठीक है, अभी तो बैकग्राउंड देख लिया हमने, अब देखते हैं कि मनसबदारी है क्या। तो बेसिकली क्या होता था कि मान लीजिए कि ये राजा है, ठीक है, इमेजिन दिस इज द किंग। फिर राजा के अंडर जितने भी और सिविलियन ऑफिसर्स हैं वो हैं मान लीजिए, ठीक है, और सारे ऑफिसर हैं गवर्नमेंट में, उनके जो राज्यकाल में काम करते हैं वैसे ऑफिसर हैं। तो राजा क्या करता था कि हर जो सिविलियन ऑफिसर है उसको एक जात देता था। भाई जात होती थी जैसे जात 1 ये सुपीरियर रैंक हो गया, फिर जात 2, जात वाज बेसिकली द रैंक ऑफ एन ऑफिसर इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर उसी तरीके से ये कुछ ऑफिसर हो गए जिनकी जात जो निचली जात के हैं। बेसिकली जात मतलब कोई कास्ट से रिलेटेड नहीं है, बेसिकली इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक। ठीक है, जात वाज जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक। ठीक है, और इस जात के हिसाब से इन ऑफिसरों को जिम्मेदारी दी जाती थी कि भाई सवार रखने की, यानी कि कितने घुड़सवार, कितने हॉर्समैन, हॉर्सेस प्लस हॉर्समैन दे आर सपोज टू मेंटेन। ठीक है, तो ऐसे रैंक जो जात होती थी, जात के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि जात इमेजिन करिए कि इनकी जात एक्स है, तो जात के हिसाब से डिसाइड होता था कि भाई ये 1000 घुड़सवार रख सकते हैं या 2000 रख सकते हैं रखना है या 3000 रखना है। ठीक है, तो जात डिसाइड करती थी सवार, जितनी सीनियर जात उतने ही ज्यादा सैनिक रखने की जिम्मेदारी होती थी उस सिविलियन ऑफिसर की। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए, अब बात यह है कि ये जो सवार रखे जाते थे, ठीक है, उसके बदले में दो सिस्टम ये थे कि भाई पेमेंट के दो सिस्टम थे। अब मान लीजिए कोई सैनिक रख रहा है तो उसको पेमेंट भी तो करनी होगी, राजा को पेमेंट भी तो करनी होगी। एक तो पेमेंट का दो तरीके के सिस्टम थे। एक तो भाई नकद यानी कि एक पर्टिकुलर पैसा दे दिया जाएगा उस ऑफिसर को उसकी सैलरी से एक्स्ट्रा। मान लीजिए सैलरी उसकी 200 रुपए है, तो उसको मान लो कि 600 रुपए और दिए जाते हैं, और उस सैलरी, उस नकद के बेसिस पे वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ घोड़े और घुड़सवार कैवेलरी मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, ये तो हो गया नकद कि जिसमें आपको डायरेक्ट आप पैसा देते हैं। ठीक है, राजा क्या करेगा, डायरेक्ट पैसा देगा किसी भी ऑफिसर को उसकी जात के हिसाब से, ताकि वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ सवार मेंटेन करे अपने अंडर में। और जब भी राजा को जरूरत होगी वो सवार राजा को भेजेगा, वो जो जमींदार है, जो जागीरदार है, वो उतने सवार राजा को भेजेगा। दूसरा है भाई कि वो जागीर दे दे। जागीर यानी कि लैंड ग्रांट। ठीक है, वो उसको लैंड ग्रांट दे दे। अब इस लैंड से जो टैक्स वसूला जाएगा, ठीक है, उस टैक्स के दम पर वो पर्टिकुलर जो ऑफिसर है, राजा के अंडर में जो ऑफिसर काम करता है, उस जमीन से, जैसे मान लीजिए राजा की पूरी किंगडम है तो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड दे दिया। अब इससे जो भी टैक्स निकलेगा उस टैक्स के दम पर, उस टैक्स जो है वो वही ऑफिसर कलेक्ट करेगा, और वो टैक्स कलेक्ट करके उस टैक्स के दम पर वो उतने जो है हॉर्सेस प्लस हॉर्समैन मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा। तो ये दो तरीके के सिस्टम थे, नकदी एंड जागीर।
ठीक है, नकदी एंड जागीर, ये समझ में आया। तो ये पेमेंट सिस्टम के हिसाब से कंपैरिजन था। फिर साइज ऑफ मनसब, साइज ऑफ मनसब के हिसाब से दो तरीके के क्लासिफिकेशन थी। साइज ऑफ मनसब की बात करें तो दो तरीके क्लासिफिकेशन, चलिए अगला स्लाइड देख लेते हैं। अगली जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द साइज ऑफ मनसब। साइज ऑफ मनसब, साइज ऑफ मनसब के हिसाब से आमिर और उमरा, उमरा आमिर यानी कि छोटे, जिनके पास छोटे मनसब थे, स्मॉल मनसब, स्मॉल मनसब यानी कि स्मॉल साइज ऑफ सवार दे हैव टू मेंटेन, और उमरा यानी कि बिग मनसब, जिनके पास बड़ी मनसब हुआ करती थी। ठीक है, सो इनका मतलब है कि लार्ज नंबर, दे हैव टू मेंटेन लार्ज नंबर, लार्ज नंबर ऑफ सवार, लार्ज नंबर ऑफ सवार। तो देखे जाए साइज के हिसाब से मनसब को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, आमिर एंड उमरा। बड़े मनसबदार को उमरा बोलते थे, छोटे मनसबदार को आमिर बोलते थे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब एक और क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि, चलिए क्लासिफिकेशन समझने से पहले थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम। तो अगर हम फीचर्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम देखें तो पहला फीचर ये है कि भाई इनकी जो रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कौन करता था? राजा खुद करता था। दे वर डायरेक्ट अपॉइंटीज ऑफ द किंग। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी राजा के द्वारा। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि ये कोई हेरिडेटरी पोस्ट नहीं थी, यानी कि बाप के मरने के बाद ऐसा नहीं है कि वो मनसब या वो जागीर उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाएगी। इट वॉज नॉट हेरिडिटरी। ठीक है, फिर जो मनसब थी इट वॉज ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल, वो एक जात के ऑफिसर से वो दूसरे जात, मतलब वो दूसरे जगह तक दूसरे आदमी को ट्रांसफर हो सकती थी। तो मनसबदारी वॉज अ नॉन हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल सिस्टम। ठीक है, फिर तीसरी अगला जो पॉइंट है वो है कि इट वॉज अ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, वो एक ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो कि मेरिट पे काम करता था, जो कि मेरिट पे काम करता था। ठीक है, और देखा जाए तो इट वॉज अ मिक्स ऑफ अ सिविलियन प्लस मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। समझने का मतलब यह है कि मुगलों के टाइम पे सिविलियन ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर में कोई फर्क नहीं था। जैसे मान लीजिए कि बीरबल है, बीरबल तो एक तरीके से दरबारी थे, तो सिर्फ शांति के समय में ही वॉज अ सिविलियन ऑफिसर। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो बीरबल को अपने सैनिकों को लेके बैटलफील्ड जाना होता था, बैटलफील्ड जाना होता था। ठीक है, तो देयर वाज नो डिफरेंस इन सिविलियन एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। सेम सिविलियन ऑफिसर विल बी अ सिविलियन ऑफिसर इन द टाइम ऑफ पीस, और वही ऑफिसर मिलिट्री ऑफिसर बन जाएगा इन टाइम्स ऑफ वॉर। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर एक और चीज जानने वाली है कि भाई लैंड ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती थी, लैंड ओनरशिप जागीरदारों को या उनको नहीं दी जाती थी, सिर्फ राइट टू कलेक्ट टैक्स, राइट टू कलेक्ट टैक्स, सिर्फ यही उनकी पावर होती थी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई जागीर दे दी जाए, ठीक है, किसी ऑफिसर को जागीर दे दी जाए कि भाई ये चलो ये रह जात आपकी और आपकी रही ये जागीर हो गई और आज से आप यहां से टैक्स वसूलेंगे, तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने की राइट होगी आपके पास, आप उस जमीन का मालिकाना हक आपके पास नहीं होगा। समझ आ रही बात? तो ये डिफरेंस था। it was not the right to it was not the right of land ownership, only it was a right to collect tax from that piece of land। ठीक है, ये जानने वाली बात है। अब अगर यहां तक समझ गए तो एक चीज समझना बहुत आसान हो जाएगा कि जो जागीर दी जाती थी, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, ये वाला देखते हैं कि भाई या तो नकदी हो सकती है या तो जागीर, कि आपको जमीन दी जाएगी। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट। तो अगर मान लीजिए कि इमेजिन करिए अगर आप जागीरदार हैं, जागीरदार है, तो जागीरदार भी अलग अलग तरीके के थे। ठीक है, एक तो मान लीजिए कोई नॉर्मल जागीर, एक नॉर्मल जागीरदार,
इस नॉर्मल जागीरदार का मतलब ये है कि भाई इसकी जो है हेरिडिटरी राइट नहीं होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि भाई ट्रांसफरेबल होगा, जो जागीरदारी होगी वो ट्रांसफरेबल होगी, ठीक है, ट्रांसफरेबल होगी। लेकिन इसी में कुछ वतन जागीरदार थे। वतन जागीरदार, वतन जागीरदार बेसिकली वो जागीरदार थे जिनको जो लैंड असाइनमेंट मिलता था वो उन्हीं के बर्थ, जहां पे उनका जन्म हुआ हो, उसी एरिया में दिया जाता था, जिस एरिया के वो लोकल हैं, नेटिव है, ठीक है, उनकी बर्थ प्लेस। फिर दूसरी चीज ये है कि भाई वो हेरिडिटरी, इनके पास हेरिडिटरी राइट्स होती थी, यानी कि बाप की जो जागीर है वो बेटे को ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसे जागीरदार को वतन जागीरदार कहते थे। दूसरी चीज। तीसरी चीज है कि इट वॉज नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, इट वॉज नॉन ट्रांसफरेबल। और एक और आती है जागीरदार अल तमगा, अल तमगा। तो जागीरदार अल तमगा जो है वतन जागीरदार जैसे ही होते थे, ठीक है, इनके पास भी हेरिडिटरी राइट होती थी, हेरिडिटरी राइट होती थी। दूसरी चीज, इनकी जो जमीन है, जो जागीरदारी, जो जागीर है वो नॉन ट्रांसफरेबल होती थी। लेकिन एक डिफरेंस होता था वतन जागीरदार में और जागीरदार अल तमगा में, कि इनको जो लैंड असाइनमेंट दी जाती थी वो उनके बर्थ प्लेस पे नहीं दी जाती थी, यानी उसका कोई जरूरी नहीं है कि वहां के वो नेटिव आदमी, ठीक है। तो ये है पूरा आपका मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम का एक ही कंसेप्ट था, इट वाज अ काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ताकि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज किया जा सके, ताकि राजा के ऊपर ऐसा ना हो कि राजा की सारी जिम्मेदारी हो रही है पूरी मिलिट्री को देखना, उसका रख रखाव करना, फिर बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, कि राजा सारी मिलिट्री देखेगा, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, फिर इमेजिन करिए कि एक ही जगह पर 50,000 सैनिक रह रहे हैं, तो आपस में मारपीट करेंगे, उनका फिर झगड़ा सुलझाओ, फिर हो सकता है कि उनका जो कोई नेता बन के उभर रहा है फिर वो राजा को मार के राजगद्दी पे बैठ जाए, तो ये सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, जिससे राजा की पावर जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इस वजह से डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इंट्रोड्यूस किया गया, कि भाई अलग अलग आदमियों को, सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों को मेंटेन करने की, मैनेज करने की वो दे दी गई, जिम्मेदारी दे दी गई। उसके बदले में या तो उनको सैलरी दी जाती थी, एक फिक्स अमाउंट दिया जाता था, या तो उनको लैंड असाइनमेंट दे दिया जाता था। अगर लैंड असाइनमेंट देते थे तो उसको बोला जाता था जागीरदारी, और अगर लैंड असाइनमेंट की जगह पे सैलरी दी जाती थी तो उसको बोला जाता नकदी, ठीक है, नकदी। फिर ये जो सवार है, कितने नंबर ऑफ सवार मेंटेन करने हैं, दैट वाज डिटरमिन्ड बाय द जात। जात डिटरमाइन करती थी कि कितने नंबर ऑफ सवार उसको, उस पर्टिकुलर ऑफिसर को मेंटेन करने हैं, ठीक है। फिर साइज के हिसाब से मनसब को आमिर और उमरा में डिवाइड कर सकते थे। उमरा बड़े मनसबदार होते थे, आमिर छोटे मनसबदार होते थे, ठीक है। फिर फीचर्स ऑफ मनसबदारी हमने डिस्कस किया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, राजा खुद डायरेक्ट रिक्रूट करता था, कोई और बीच में वो नहीं होता था, यानी कि देयर वाज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन किंग एंड मनसबदार, देयर वाज नो इंटरमीडियरी। फिर ये हेरिडिटरी राइट्स नहीं होती थी, इट वाज ट्रांसफरेबल, ठीक है। एक आदमी से दूसरे, अगर आप सही तरीके से नहीं अगर मेंटेन कर पा रहे हैं अपनी मनसब, तो आपसे वो जिम्मेदारी छीन ली जाएगी। फिर इट वाज अ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट वाज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी के बेसिस पे मनसबदारी दी जाती थी, अगर आप उस काबिल नहीं है तो आपको मनसबदारी नहीं दी जाएगी। फिर इट वाज अ मिक्सचर ऑफ सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और फिर एक और चीज ये है कि भाई लैंड ओनरशिप नहीं होती थी, ऐसा नहीं है कि जागीरदार को उसका मालिकाना हक हो जाएगा जो भी जमीन दी जाएगी, सिर्फ राइट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम दैट पीस ऑफ लैंड विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट जागीरदार, ठीक है। तो दीज वेर द सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मनसबदारी। फिर बाकी ये जागीरदारी को मनसबदारी का ही हिस्सा है जागीरदारी, ठीक है, मनसबदारी का ही एक पार्ट है जागीरदारी, ठीक है। एक तो नॉर्मल जागीरदार, दूसरे हो गए वतन जागीरदार, और तीसरे हो गए जागीरदार अलतमगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट मनसबदारी सिस्टम एंड जागीरदारी सिस्टम ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इसका जैसे कि मैंने बताया था, इसका हैंडआउट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का एक चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वहाँ पे आपको सारे हैंडआउट्स पूरी तरीके से ओपन फ्री है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चैनल को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हम इस इनिशिएटिव को एक रेवोल्यूशन बना सकें, और हम एक क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।